हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका जाना वाकई में काम आया। दोस्तों, अमेरिका में पहली बार भारतवंशी FBI डायरेक्टर बने काश पटेल। जी हां, ट्रंप के वफादार काश पटेल को मिल गई कमान। दोस्तों, जिस बात का और जिस पल का था इंतजार वो हो गया पूरा। सीनेट से मिल गई मंजूरी। सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली खबर आपको बताएंगे, वहीं बताएंगे UNSC में पाकिस्तान को लगा बहुत बड़ा झटका। आतंकवाद का एपी सेंटर करार दिया गया है पाकिस्तान को। सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसको वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बता दिया। शहबाज शरीफ को UNSC में जलील किया गया है, उसके कर्मों को लेकर बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं कराची में सबसे ऊंची मीनार पर लहराया सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तान की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। जी हाँ, बताएंगे कैसे भारत ने अपना चक्र घुमाया कि पाकिस्तान के ऊपर लग गया भारत का झंडा। तो वहीं आपको बताएंगे कि लग नहीं रहा था कि एलोन मस्क के विरोध में कोई फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, 48 घंटे के अंदर एलोन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के बैक टू बैक दो सबसे बड़े झटके। क्या कहीं भारत का कनेक्शन तो नहीं? सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मन वाकई में भारत का लोहा मान चुके हैं और भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में पहली बार भारतवंशी FBI डायरेक्टर ट्रंप के वफादार काश पटेल को मिली कमान। डेमोक्रेट्स की बड़ी चिंता। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर पर बयान से भी चर्चा में रहे हैं काश पटेल। माता पिता गुजराती मूल के हैं। बता दें, भारतवंशी काश पटेल अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिकी सीनेटर ने काश पटेल को नए डायरेक्टर के तौर पर मंजूरी दे दी है। जी हां, बता दें कि काश पटेल FBI चीफ बनने वाले पहले भारतवंशी अमेरिकी है। पटेल की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं डेमोक्रेट्स को काश पटेल की योग्यता पर संदेह है। उन्होंने चिंता जताई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक काम करेंगे और उनके विरोधियों के खिलाफ काम करेंगे। DL के सीनेटर डिक डर्बिन ने कहा कि मैं इससे बदतर विकल्प की कल्पना नहीं कर सकता। हालांकि नियुक्ति के बाद काश पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। FBI के नौवे डायरेक्टर के रूप में पुष्टि होने पर काश पटेल ने एक्स पर लिखा कि आपके अटूट विश्वास और समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल बॉन्डी को धन्यवाद। अमेरिकी लोग एक ऐसे FBI के हकदार हैं जो पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हो। हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण ने लोगों के विश्वास को खत्म कर दिया है, लेकिन ये आज खत्म होता है। जी हाँ, अब ये माना जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका के खतरनाक अपराधियों पर एक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत के लिए भी जो दोषी आतंकवादी उन पर भी कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। वाकई में आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर काश पटेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनको खासी सुर्खियों में ला दिया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि विदेशी मीडिया अयोध्या के 50 वर्षों की बात कर रही है, लेकिन राम मंदिर के 500 साल से भी पुराने इतिहास को भुला दिया गया है। काश पटेल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया था। जी हाँ, जिसके बाद से वो भारतीयों की नजर में आए थे। वाकई में दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, काश पटेल जी को कांग्रेचुलेशन भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही साथ मानते हैं कि बड़ा ही गर्व का मूवमेंट होता है अगर कोई भारतीय विदेश में जाकर किसी बड़े और अच्छे पद पर हो। तो दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाया है तो तुरंत दबा दीजिएगा। वहीं आपको अगली खबर बता दें, UNSC में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। कश्मीर मुद्दे पर फटकार और आतंकवाद का एपी सेंटर करार। जी हाँ, 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। हालांकि भारत के अलावा अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसको वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया, उसको ग्लोबल टेररिस्ट का कंट्री बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में 20 मिनट से अधिक के भाषण में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्व थानेनी हरीश ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद में शामिल है और जम्मू कश्मीर के बारे में गलत जानकारियां फैला रहा है। जी हां, पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समर्थन नहीं दिया। अमेरिका, ईरान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया। 2008 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को ईरान को छोड़कर विश्व का सबसे सक्रिय आतंकवादी समूहों का प्रायोजक बताया गया था।
2018 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया था कि पाकिस्तानी सरकार ने 2008 के मुंबई हमलों में भूमिका निभाई थी। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना था कि पाकिस्तान में 30,000 से 40,000 आतंकवादी सक्रिय हैं। अब ऐसे में दोस्तों यूएनएससी में इसका निष्कर्ष क्या निकला है तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन नहीं मिला। इसके बजाय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान जैसे देशों ने उसको आतंकवाद का केंद्र तक बता दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में बदलाव किसी भी कीमत पर लाना होगा, क्योंकि अब हर एक देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो चुका है, वरना उसे और गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी और घनघोर बेइज्जती किसी देश के लिए नहीं हो सकती। अगर शहबाज शरीफ में थोड़ी भी लज्जा बची होगी तो वो इस खबर के बाद अपने देश पाकिस्तान को लेकर मंथन जरूर करेगा। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको, इतनी बड़ी और घनघोर बेइज्जती के बाद शहबाज शरीफ थोड़ा बहुत भी सोचेंगे या बिल्कुल भी नहीं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दे, कराची में सबसे ऊंची मीनार पर लहराया तिरंगा, पाकिस्तान की हेकड़ी रह गई धरी की धरी। जी हाँ, पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद कराची के स्टेडियम में भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम में सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे लगाए गए थे, लेकिन भारत के तिरंगे को लगाने से इनकार किया गया था। हालांकि बीसीसीआई के कड़े रुख के बाद पीसीबी को यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और अब पूरे पाकिस्तान के सामने उसकी फजीहत हो रही है। बुधवार को कराची स्टेडियम की सबसे ऊंची मीनार पर भारतीय तिरंगा लहराता नजर आया। ये वही पाकिस्तान था जो दावा कर रहा था कि भारत का तिरंगा उसके स्टेडियम में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब न सिर्फ पाकिस्तान का स्टेडियम है बल्कि वहाँ तिरंगा भी भारत का ही लहरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ की जो तिकड़मबाजी थी, जो हेकड़ी थी दोस्तों, वो धरी की धरी रह गई और भारत अपना काम कर गया। जी हाँ, जब भारत का सिक्का पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के रोकने से पाकिस्तान में नहीं रुक सकता, तो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने की कैसे सोच सकता है? इस बात पर वाकई में हर किसी को हंसी आती है। वहीं बता दें, पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने दे दी बड़ी चेतावनी, कह दिया अगर उकसाया तो याद दिला देंगे 1971। दोस्तों, लद्दाख की एलएसी को लेकर राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा आज से पहले, उन सवालों का मुकम्मल जवाब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने दिया। सदन से लेकर मीडिया के कैमरों के सामने राहुल गांधी ने बार बार कहा कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है और सेना ने इस कब्जे को स्वीकारा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर जनरल द्विवेदी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को भी बड़ी चेतावनी दी। पिछले एक हफ्ते के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने न गोलीबारी की बल्कि आतंकी घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया। सरहद पर तो ये नापाक कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन जब आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी से इन करतूतों पर सवाल पूछा गया तो सीधा जवाब मिला। उड़ी के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के जवाब में एयर स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। जी हाँ, जनरल द्विवेदी जी के मुताबिक पाकिस्तान से निपटने के लिए न सिर्फ रणनीति बल्कि मानसिकता भी बदली गई है। जी हाँ, द्विवेदी ने अपने बेबाक इंटरव्यू में ये बता दिया कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज जो खेल खेलना चाहती है उसकी पूरी जानकारी भारत को है। ये भारत का सब्र है कि जिसने रोक रखा है, लेकिन अगर उकसाया गया तो पाकिस्तानी फौज को दोबारा 16 दिसंबर 1971 की याद दिला दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें 48 घंटे में एलोन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के 2 बैक टू बैक झटके, क्या कहीं इसका कनेक्शन भारत से तो नहीं? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान एलोन मस्क साथ रहे थे और उनके हर फैसले का समर्थन किया। इसके बदले में ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस वापसी के बाद मस्क को सरकार में खास जगह दी, लेकिन हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए। बीते हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, वहां प्रधानमंत्री ने एलोन मस्क से मुलाकात की। एलोन मस्क की मुलाकात के बाद ये बात पूरी पक्की हो गई कि टेस्ला अब इंडिया आ रही है। अब टेस्ला ने पहले भारत में हायरिंग प्रोसेस शुरू की है और अब उसने अपने शोरूम खोलने की जगह भी तय कर ली है। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और उन्होंने एलोन मस्क के इस फैसले को गलत बता दिया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने उन्हें बस एक कर्मचारी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यदि एलोन मस्क भारत में एक फैक्ट्री लगाते हैं तो ये हमारे साथ सही नहीं बल्कि बहुत गलत होगा। उन्होंने कहा कि एलोन मस्क के लिए भारत में कार बेचना लगभग नामुमकिन है। भारत 100% इंपोर्ट ड्यूटी लेता है और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात में एलोन मस्क ने भी हामी भरी। दोस्तों, एलोन मस्क के सहारे मस्क टेस्ला को भारत लाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है। ट्रंप के इस बयान के बाद एलोन मस्क का रुख क्या होने वाला, यह दिलचस्प रहने वाला है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या टेस्ला भारत लाने वाला फैसला मस्क वापस ले लेंगे या फिर नहीं? तो वही बता दें, अमेरिका ने इस बार निर्वासित अवैध प्रवासी भारतीयों को क्यों भेजा पनामा,
क्या अब वे नहीं लौट सकेंगे भारत? दरअसल अमेरिका ने इस बार निर्वासित भारतीय समूह को पनामा सिटी भेज दिया है। भारत के अलावा कई अन्य देशों के लोगों को भी पनामा सिटी भेजा गया है। ऐसे में उनके परिवारजनों को कई तरह की आशंका होने लगी है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार अवैध प्रवासियों को पनामा सिटी के लिए भेजा गया है, तो फिर क्यों भेजा गया है? क्या वहां से अब ये लोग अपने देश नहीं लौट पाएंगे? तो आपको बता दें कि अवैध प्रवासी भारतीयों के सुरक्षित रूप से पनामा पहुंचने की जानकारी पनामा सरकार ने भारत को दी है। पनामा में मौजूद भारतीय मिशन स्थानीय सरकार के साथ मिलकर निर्वासितों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। पनामा, कोस्टा रिका और निकारागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी साझा की है। हालांकि इसमें पनामा पहुंचे भारतीयों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ये समूह उन 299 अप्रवासी लोगों का हिस्सा है जिन्हें अमेरिका सरकार द्वारा पनामा भेजा गया। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन को मिला यूके का साथ। ट्रंप की टिप्पणियों के खिलाफ जेलेंस्की के समर्थन में उतरे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। दोस्तों, ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया था तानाशाह। अब कीर स्टारमर ने फोन पर जेलेंस्की को दिया भारी समर्थन। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध मामले में कीव के प्रति बदले अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए के खिलाफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जेलेंस्की के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहे जाने के तुरंत बाद एक फोन कॉल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को समर्थन की पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी रशिया के साथ संघर्ष से निपटने के उनके तरीकों की आलोचनाओं के बाद आई थी। ट्रंप की टिप्पणी के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास व कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से बुधवार रात को जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के रूप में राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा है कि युद्ध के दौरान चुनावों को स्थगित करना पूरी तरह से उचित था, जैसा कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। तो वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के तानाशाह कहे जाने पर भड़के जेलेंस्की ने कह दिया है कि यूक्रेन का सबसे पॉपुलर नेता हूं मैं। गलतफहमी में ना रहे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पुतिन को वर्षों के अलगाव से बाहर लाकर मदद की है और रशिया ने इस बातचीत में झूठ का सहारा लिया है। जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वो गलत सूचना के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया उनकी लोकप्रियता के बारे में झूठी सूचनाएं फैला रहा है और ट्रंप उसी झूठ का शिकार हो गए हैं। इस वजह से वो झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि वे यूक्रेन के लोकप्रिय नेता है और उनके पास 58% जनता का समर्थन है, इसीलिए किसी भी प्रकार के गलत फहमी में ना रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फिलीपींस सागर में एक साथ नजर आए अमेरिका, जापान और फ्रांस के फाइटर जेट चीन की निकाल दी हवा। क्या करेगा अब ड्रैगन? बता दें, क्वाड देशों की तरफ से चीन के खिलाफ मजबूती से बढ़ते ही अब अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पैसिफिक स्टेलर 2025 नामक इस साल का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास फिलीपींस सागर में हुआ, जिसमें अमेरिका, जापान और फ्रांस ने अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास ने चीन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जो इस क्षेत्र में अपनी आक्रामक गतिविधियों के लिए पहले से ही कुख्यात हैं। दोस्तों, फ्रांस ने इस बार फिलीपींस सागर में पैसिफिक स्टेलर 2025 अभ्यास का नेतृत्व किया। 1968 के बाद ये पहला मौका है जब फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में सक्रिय था। इस अभ्यास में अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन, फ्रांस का एफएस चार्ल्स डे गॉल और जापान का जेएस कागा शामिल हुए। तीनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ने कई सामरिक अभ्यास किए, जिसमें एंटी सबमरीन ड्रिल, जॉइंट मैरीटाइम एयर डिफेंस और मैरीटाइम टारगेटिंग शामिल है। जी हां, वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत में छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि यूसैट के जरिए मिलने वाले करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल करके भारत में सरकार बदलने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यूसैट के जरिए जो मदद भारत को दी जा रही थी, उसमें दिखाया तो ये गया कि पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद भारत में सियासत गर्मा गई और बीजेपी एवं कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। बता दें कि यह मुद्दा 16 फरवरी के बाद से लगातार चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आने के बाद भारत में सियासत गर्मा गई, क्योंकि यूसैट से मिली मदद का इस्तेमाल जिस संस्था के जरिए हुआ उससे जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस कई बार भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के नाम पर जब यूसैट से जो पैसा मिला, उसमें दावा किया गया कि भारत में दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स वोटिंग में कम हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इन तबकों तक पहुंचने में, उन्हें वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने में इस पैसे का इस्तेमाल होगा। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भारत में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया और फिर अमेरिका में जाकर कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका एवं यूरोपीय देश इस पर खामोश बैठे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा और इसीलिए आज पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रंप के
खुलासे से ये साफ हो गया है कि अब तक अमेरिका से जो फंडिंग हो रही थी उसका इस्तेमाल भारत में चुनाव को प्रभावित करने और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश में किया जा रहा था। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के इन बयान ने इन संस्थाओं की पोल खोलकर रख दिया? आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, मिट्टी में मिला चीन का महंगा सपना, $1 ट्रिलियन कर्ज में डूबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। जी हां, चीन के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भारी कर्ज चढ़ गया है, जिसका कारण कम सवारी, अनियंत्रित विस्तार और वित्तीय स्थिति की सुस्ती है। चीन राज्य रेलवे समूह ने स्वीकार किया है कि कर्ज से संपत्ति अनुपात 63.8% तक पहुंच गया है, जो स्वस्थ अनुपात 50% से कहीं अधिक है। चीन ने 70,000 किलोमीटर के उच्च गति रेल नेटवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक निवेश किए हैं, जिसके कारण अस्थिर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये उच्च गति रेल प्रोजेक्ट अब एक बड़े पैसे के गड्ढे में बदल चुका है, क्योंकि CSRG का कर्ज लगभग $1 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है। 2035 तक 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने की योजना है। दोस्तों, मैं बता दें, मुस्लिम कट्टरपंथियों पर इस इस्लामिक देश ने किया एक और प्रहार, महिलाओं के लिए तैयार किया ड्रेस कोड, पुरुषों की दाढ़ी है बैन। जी हां, मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश ताजिकिस्तान महिलाओं की ड्रेस के लिए गाइडलाइन वाली एक नई किताब प्रकाशित करने जा रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ताजिकिस्तान में महिलाओं पर कड़े नियम लागू होने वाला है। असल में इसका उल्टा है दोस्तों। ताजिकिस्तान सरकार महिलाओं इस्लामिक कट्टरपंथियों की सोच से बचाने के लिए ये ड्रेस लागू करेगी। मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई में अधिकारी इस्लामिक कट्टरपंथी पर कड़ी नजर रखते हैं और महिलाओं और बच्चों को इसके असर से बचाने के लिए सख्ती से काम करते हैं। समाचार एजेंसी AFP ने ताजिकिस्तान के संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से बताया कि उसने लड़कियों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोशाक पर नई पोशाक पर सिफारिशें विकसित की हैं, जिन्हें जुलाई में प्रकाशित एक पुस्तक में शामिल किया जाएगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी और छात्रों के बीच घमासान, हसीना को हटाकर यूनुस के चेलों ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। दोस्तों, बांग्लादेश की कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी और शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र गुट के बीच घमासान शुरू हो गया है। छात्र आंदोलनकारियों के गुट के अपने राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद जमात इस्लामी तिरमिला गई है। कट्टरपंथी जमात इस्लामी को लग रहा है कि उसे सत्ता से बाहर करने के लिए खेल हो गया है। जमात इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर और हसीना विरोधी छात्र नेताओं के बीच आंदोलन के क्रेडिट पर जंग छिड़ी है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी छात्र शिविर के नेता सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले जुलाई आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरी तरफ जुलाई आंदोलन के दौरान भेदभाव विरोधी छात्र मोर्चा के नेता भी सामने आए हैं और कहा है कि शिविर की कोई प्रमुख भूमिका नहीं थी, बल्कि उसने भी बाकियों की तरह आंदोलन में हिस्सा लिया। छात्र शिविर के कई पूर्व और वर्तमान नेताओं ने फेसबुक पर बताया कि कैसे उन्होंने भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों को आश्रय प्रदान किया। तो उधर बांग्लादेश ने पहले हिंदुओं के साथ की हैवानियत, अब सेना ने हिंसा पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपको भी गुस्सा जरूर आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार खबरें भी सामने आती रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी ने कहा है कि यहाँ सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के साथ उनकी उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान साझा विषयों के तहत कई नए मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि उनके देश के प्राधिकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। उन्होंने उदाहरण दिया है कि उनकी सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने अधिकार क्षेत्र के 8 किलोमीटर के भीतर दुर्गा पूजा पंडालों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की है। तो सुना आपने दोस्तों, ये बयान देने के लिए भारत दिल्ली आए थे BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी। ऐसा लग रहा था कि उन अल्पसंख्यकों के मौत पर, खास करके हिंदू समुदाय के मौत को कवर अप करने के लिए आए थे, जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों, हम सभी को पता है। कितनी ही वीडियोस, कितने ही खबरें निकलकर सामने आई थी कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के घरों को आग लगाया गया था, चलते फिरते हिंदुओं को मारा गया था, महिलाओं के साथ रेप हुआ था, घरों में पूरे पूरे परिवार को दफन कर दिया गया, दफन इन द सेंस की फांसी लगवा दी गई। उसके बावजूद भी भारत में कवर करने के लिए, उस पर मिट्टी डालने के लिए बांग्लादेशी मेजर आए थे। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का बड़ा आरोप। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व के सम्राट बनना चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नियत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जहां कुछ देश तो उनके साथ खड़े हैं, यानी ट्रंप के साथ खड़े हैं, तो वहीं कुछ देश ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सम्राट बनना चाहते हैं, उनको अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। एक इंटरव्यू में लूला दा सिल्वा ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का लोकतंत्र पिछले 70 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ शासन का उदाहरण रहा है, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वे दुनिया के सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आयुष्मान योजना को मिली मंजूरी, दिल्ली वालों को मिलेगा 10 लाख तक का फ्री इलाज। दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सबसे अहम था आयुष्मान योजना को मंजूरी देना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है, जिससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली के पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस सुविधा में से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख रुपए का कवरेज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारक दिल्ली के सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इम्पेयर्ड किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। ये कदम दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। जी हाँ, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में स्वाति मालीवाल ने शिरकत की थी। कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव भी दिखाई दिए थे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। वो कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव के साथ बैठी नजर आई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। स्वाति मालीवाल का वहां दिखना इसलिए खास है क्योंकि इस समय उनकी अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से अनबन चल रही है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है कांग्रेसी सांसद। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधित शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट संबंधित परेशानी के चलते गुरुवार को सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में कि अगर मायावती हमारा साथ देती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती, जिस पर मायावती ने पलटवार किया और कह दिया दोहरा रहा है कांग्रेस का चरित्र। दोस्तों, देश में दलितों के साथ रोज अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के जहन में संविधान को लेकर विचार दलित समाज की वजह से आया था। दलित समाज ना होता तो विचार भी ना आता। संविधान की किताब में हजारों साल से दलित समाज पर हुए अत्याचार और दर्द का उल्लेख है। ये बातें सांसद राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर कही। ये हमारा बयान नहीं दोस्तों, राहुल गांधी का बयान है। वे बृहस्पतिवार को राजकीय कॉलोनी स्थित छात्रावास में छात्रों से रूबरू हुए थे। छात्रों के सामने मेज पर बैठकर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने आपकी आवाज को उठाया, लेकिन आज दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती ने हमारा साथ दिया होता तो हम मिलकर चुनाव लड़े होते, तो आज भाजपा न आती। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बसपा व उनके अनुयायियों के साथ उसका द्वेष व जातिवादी रवैया होता है। यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बसपा से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या ही है। बहरहाल दोस्तों, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है मायावती ने। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसी बीच ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।